देखिए मैं बताऊं मीनाक्षी जी, हम्म। ऑलरेडी मेरे को पैनलिस्ट सभी कह रही थी, हम्म। बहुत अच्छी बात करें। तो दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। आई थिंक उसका एक लॉजिक है, जो बात कर रहे हैं, बात लॉजिक के ऊपर कहीं ना कहीं रशिया और चाइना दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और चाइना बहुत ही मतलब बहुत ही डीपली उसमें इन्वॉल्व है, बहुत ही डीपली। मैं आपको बता दूं कि ईरान को हम सब शाबाशी तो दे रहे हैं, ईरान की वाहवाही तो कर रहे हैं कि ईरान ने छका दिया, अमेरिका को हरा दिया, मुंह की खानी पड़ी, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ऐसे अकेला ईरान नहीं कर पाता। और मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे अब बहुत कई बार से डिबेट, एक नाम है जो उसके ऊपर नहीं हो रही है, पीछे काफी हुई है उसके ऊपर डिबेट, अब मैं और आज ले लेता हूँ सामने। एक नाम है अब्बास अराक्ची। अब्बास अराक्ची, मैंने पीछे कई डिबेट पहले कहा था, वो अपने आप में खुद ही एक न्यूक्लियर है। और उनकी जो बातचीत हुई है उनकी चाइना से बहुत ही मतलब डीपली डिस्कस हो रही है, और रशिया से हो रही है लेकिन उतनी नहीं। चाइना से और रशिया से तो असल में पूरे जितने भी उनकी जितने पॉलिटिशियन हैं ईरान के, उनकी सबकी बात चल रही है। लेकिन अब्बास अराक्ची की स्पेशली जो चाइना से बात हो रही है, और चाइना ने उनको ये आश्वासन देके रखा है, उनको ये कहा है कि नहीं आप बिल्कुल लड़िए और हम आपके साथ हैं, हर सूरत से हर तरह से हम आपके साथ हैं। ये चाइना और रशिया का ही हाथ है। वो अलग बात है क्या रशिया को उससे यूक्रेन से उलझा दिया हो, लेकिन इस युद्ध पे बहुत बड़ी नजरें हैं। इस युद्ध को दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। ये जंग कहीं ना कहीं सुपर पावर और एक अन सुपर पावर का जो फैसला करने वाली है। तो यहाँ अमेरिका तो हम सब अपने आप को समझता है सुपर पावर, ये समझ नहीं आता उसको सर्टिफिकेट दिया किसने। लेकिन लोग जैसे डर जाते हैं ना, जो तो उनको लोग डरा लेते हैं। वो समझता है मैंने उसके ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर अटैक किया, वहां उसको कहीं के राष्ट्रपति को उठा लिया। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे मीनाक्षी जी, आप वियतनाम में देखिए, वहां अटैक तो किया अमेरिका ने, वहां को सब कुछ मतलब उस पर अपना कब्जा भी कर लिया। लेकिन वहां जमा कौन? वियतनाम वाले ही जमे। वैसे ही आप अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया, लेकिन आया कौन वापस? तालिबान। तो ये कुछ हम कुछ तरीके से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी की किसी से नाराजगी होती है। अभी जो रिजीम चेंज करने वाली ईरान में बात है, तो ईरान में किसी भी ईरानी नागरिक की सैयद आयतुल्लाह खामनेई से कोई नाराजगी नहीं है, ना उनके बेटे मुस्तफा अली खामनेई से कोई किसी की नाराजगी है, ना उस रिजीम को कोई चेंज चाहता है। तो ये तो उसके ढकोसले वाली बात है अमेरिका की, कि मैं रिजीम चेंज करना चाहता हूँ, मैं न्यूक्लियर को मतलब उस पर रोक लगा देना चाहता हूँ, मैं उसे बाउंड कर देना चाहता हूँ, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा। ये सिर्फ अभी मेरे को पैनलिस्ट हैं जो यूएसए से लाइव है, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक बड़बोला इंसान है। और ये मैं हर बार कहता हूँ, वो बड़बोला इंसान है। जो कर सकता होगा तो करेगा। ये क्या बात है, मैं करना चाहता हूं मैं कर दूंगा, दूंगा की बात क्या है, मेरे पास कुछ है तो मैं कर दूंगा। तो वहीं मैं आपको बताता चलूं, ये अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं। एक मुल्क और है छोटे भैया, उसने बड़ी रोटियां सेकने की कोशिश की है, जिसका नाम पाकिस्तान है। हम्म। वो चाह रहा है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के पीछे लगा हुआ है। यहाँ एक बड़ा फंडा, अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता तो मैं भी वही करता जो मैं सोच रहा हूँ, जो पाकिस्तान लगा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि सऊदी अरबिया में यूएस की मिलिट्री है, मिलिट्री बेसिस है, एयर बेसिस है, आर्मी उनकी है, क्योंकि सऊदी अरबिया की तो अपनी आर्मी है नहीं। तो जितने उनके नागरिक हैं अमेरिका के, उनको डबल सैलरी पे शायद मेरे साथ जो कोपेनियन है उनको ये मालूम होगा कि उनको डबल सैलरी लेता सऊदी अरबिया से अमेरिका। तो ये काम भारत में भी बेरोजगारी है, भारत में भी लोग मजदूर हैं। और पाकिस्तान और भारत के लोग अक्सर 33 या एक मुल्क के 46% और एक मुल्क के 23% लोग वहां काम करते हैं। इंडिया के 23% और पाकिस्तान के 46% लोग वहां काम करते हैं। तो जब वो मजदूरी कर ही नहीं, तो क्यों ना उनकी आर्मी में उनको शामिल कर दिया जाए। क्यों ठीक ना है। अपनी आर्मी दे दे पाकिस्तान, क्यों ना भारत अपनी आर्मी दे दे। ये हम्म। बहुत उल्टी सीधी बात लग रही होगी आपको, लेकिन हम्म। ये मैं बहुत आगे की सोच के बता रहा हूँ। हम्म। ये जद्दोजहद भी चल रही है, कहीं ना कहीं उसके आगे कटोरा लिए जो घूम रहा है ना पाकिस्तान, वो सोचता है कि मेरी दोस्ती बहुत गाड़िया जाए, यहाँ हो जाए, और फिर मैं अपने लोगों को वहां कहीं ना कहीं चिपका दूं। तो ये सिर्फ धन दौलत की लड़ाई है, ये किसी की इंसानियत के भला करने की लड़ाई नहीं है, ना कोई न्यूक्लियर को नष्ट करने की कोई लड़ाई है। सिर्फ सोने पे नजर है, तेल पे नजर है, तेल के कुओं पे नजर है, मशीनरी नहीं, पे वो नजर तो है, और उनकी शुरुआत से ही, युद्ध की सैलरी पे शुरुआत से नजर ही है। ये बात कही जा रही थी। लेकिन भरत भाई जी, अब आगे अमेरिका क्या चाहता है? क्योंकि अभी एक बयान ईरान की तरफ से भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि बातचीत के लिए इराकी प्रधानमंत्री से हमें एक मसौदा भिजवाया गया, लेकिन हमने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अभी भी अमेरिका सोच रहा है कि वो ईरान से बातचीत कर लेगा। देखो, हर युद्ध की समाप्ति कोई न कोई मसौदे से होती है। हम्म। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, हम्म। सेकंड वर्ल्ड के बाद ऐसे ही हुए। भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो फिर दोनों डायरेक्टर जनरल मिले, फ़ोन से बात किया। तो ऐसे ईरान
और मिडल ईस्ट के देशों को अल्टीमेटली कोई ना कोई समझौता तो करना पड़ेगा। क्योंकि आप बात कर रहे हैं ईरान की, देखो ईरान की तो बर्बादी बहुत हो चुकी है। 1970 में ईरान का अमेरिका का $1 उसके बराबर 70 रियाल उसका करेंसी था। आज ईरान की करेंसी रियाल 1,375,000, तो बिल्कुल बर्बादी हो चुकी है। ईरान भी, जैसे अमेरिका सोचता है कि हम ईरान में जाकर रेजिम बदल कर देंगे, लेकिन आप ईरान भी देखें, हमास, हिज़्बुल्लाह, हुथीस, इस्लामिक जिहाद, सबको उन्होंने पैसे दिए, आर्म्स दिए, ट्रेनिंग दी, बोला कि हम इज़राइल को नष्ट कर देंगे। अब देखो परिणाम क्या आया है, हमास ख़त्म हो गया, इस्लामिक जिहाद ख़त्म हो गया, हिज़्बुल्लाह काफ़ी ख़त्म हो चुका है। और अगर हुथी उसमें शामिल हुए और इज़राइल पर हमला किया तो इज़राइल उसको भी ख़त्म कर देना। तो दूसरे देशों पर जाकर वहाँ डिस्टर्बेंस करना, उनको हरा देना है, उनको रेजीम चेंज करना है, वो जो मामला है, अमेरिका हो या ईरान हो या कोई भी देश हो, वो शक्य नहीं है। हाँ, वहाँ के लोग उसमें शामिल है। वेनेजुएला में क्यों हुआ? क्योंकि मदुरो ने अपना देश ख़त्म कर दिया था। तो वेनेजुएला में बहुत इजी था, क्योंकि उसके जो उपराष्ट्रपति थी उन्होंने मान लिया कि हाँ मैं राज करूँगी, और अभी वो प्रमुख हो गई। तो कोई भी बड़ा देश ऐसा सोचता है कि हम दूसरे देश में जाकर उसके सरकार को गिरा देंगे, अगर वहाँ की प्रजा नहीं चाहती तो शक्य नहीं होता है। देखो रशिया भी 4 साल से यूक्रेन में लड़ रहा है। हाँ, थोड़े प्रदेश पर उन्होंने कब्जा किया है, लेकिन आगे क्या हुआ? उसके भी काफ़ी 2,50,000 से नागरिक सैन्य में मर गए हैं। चाइना किसी के साथ अभी लड़ता नहीं है, छोटा मोटा इधर उधर करता है, लेकिन वो बोल रहा है इतने सालों से कि हम ताइवान को ले लेंगे, ताइवान को ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ तो नहीं किया है। बिल्कुल, उनकी जब छोटी छोटी बातों से ही चीजें हो जा रही हैं तो आखिरकार बड़ी लड़ाई की क्या जरूरत है? बात करने से बात बनती है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरे मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, कहीं पर भी ये समझ में नहीं आता कि बात करने के बाद भी बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। मीनाक्षी जी देखिए, दोनों जो कंट्रीज हैं इनका रुख बहुत अड़ियल है। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान कुछ चीजों में बहुत क्लियर है। हॉर्मुज पे जो उसका कब्जा है, उससे उसने पूरे विश्व को इस संकट में डाल रखा है, जो कि सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना, 2 देशों की लड़ाई थी, लेकिन ये व्यापक रूप से फैल गई है। और जिस तरह से बाब अल मंदेब को भी हुतीज ने बंद किया है, तो पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो चोक हो रही है। दूसरा, अमेरिका ने कोशिश की थी कि वो कुर्दिस्तान के थ्रू वहां पर बलवा करा सके, लेकिन देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन अगर ईरान में हो पाता तो वो कुर्दिस्तान के थ्रू ही हो पाता। उसको ईरान ने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, निप इन द बड, वो कर दिया था। तो अमेरिका ग्राउंड इन्वेशन वहां पे कर नहीं पाएगा, और जब तक ग्राउंड इन्वेशन नहीं होगा, ईरान से हथियार डलवाना नामुमकिन है। IRGC जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, पूरे जो 31 मोज़ैक सिस्टम में इनके फैलाए हुए सिस्टम्स हैं, जिससे कि खामेनेई साहब के जाने के बाद और पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद में भी इंडिपेंडेंटली जगह को होल्ड करना, ये काबिले तारीफ चीज है। 49 ईयर्स से ये देश सैंक्शंस झेल रहा है, उसके बावजूद भले ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 15% लोग ऐसे थे जो खामेनेई साहब के खिलाफ बगावत कर रहे थे। रेस्ट पूरे लोग जो हैं वो खामेनेई साहब के साथ खड़े हुए थे। और शहादत के बाद जब से जमकरान मस्जिद पे उन्होंने लाल झंडा फहराया, तब से पूरा देश एकजुट हो गया है उस लाल झंडे के नीचे, और वो हर कीमत पे चाहते हैं कि बदला लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्होंने गरम निवाला खा लिया है, ना खाया जाता है ना उगला जाता है। देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में सऊदी अरेबिया के साथ में वो समझौते कर रहे 30 साल के, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्लियरली मना कर दिया जब दूसरे वेव्स ऑफ अटैक करना था कि हम आपको अपनी जगह नहीं देंगे। इस समय इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर रहा है। बाकी कंट्रीज भी सिवाय ब्रिटेन के, जो अभी उनके प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उनके सिवाय कोई और आके बहुत आगे से वॉलंटियर नहीं कर रहा है कि हम आपकी मदद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैदी साहब के थ्रू उनको भेजा था एक पैगाम, सीधे वो वॉशिंगटन से तेहरान आए थे कि 10 दिन की सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने ठुकरा दिया, क्योंकि हर बार ईरान जब बातचीत की टेबल पे बैठा होता है उसको धोखा दिया जाता है, आप उसी टाइम बम्बार्डमेंट करते हैं। एक इतनी पाक चीज थी कि किसी के लास्ट राइट्स हो रहे, अंतिम संस्कार के समय भी
ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं जो ह्यूमैनिटी के तौर पे की जाती हैं। आप बच्चों के स्कूल पे हमला कर रहे हैं, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले कर रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, उनकी पुल तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे आप लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो देखिए जब आप वॉर क्राइम्स पे क्राइम करे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ईरान आपके सामने झुक जाए, बहुत ही पढ़े लिखे जहीन शहीन लोग हैं जिनको वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से पेश करता है वो एक अलग चीज है। लेकिन देखिए मैं बहुत पैरोकार नहीं हूं कि मैं ईरान की तरफदारी कर रही हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैंने ये पूरी जगह देखी हुई हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इज नॉट जस्ट द वेस्टर्न नैरेटिव। ईरान अपनी जगह सही है, वो हॉर्मुज को जब तक रिहा नहीं करेगा, जब तक कि उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये ईरान को लेकर के, हॉर्मुज को लेकर के जो बातें हो रही हैं मौलाना, उससे लगता है कि स्थिति बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं उस जगह को खाली करेंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात क्यों सुनेंगे ईरान? क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में टोटल ही ईरान है, ईरान बसता है और उनकी अपनी जागीर है, वो उनकी जगह है, उनका किनारा है। चलिए मैं मान सकता हूँ कि और दूसरे मुल्कों का भी, ममालिक का भी इसमें उनकी साइड हो सकती है, लेकिन एक 7 समंदर पार का आदमी कैसे दादागिरी करेगा? जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, किसी के अपने घर की खुद हिफाजत करना और बात है, और किसी के घर पे जाके गाली गलौज करना, दादागिरी करना, उसको लाठी डंडा दिखाना, ये बहुत गलत बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।